सॉरी, मैं जरा कल वाली रिकॉर्डिंग निकाल लूँ, बिकॉज कल वाली फाइल पे लिख देता हूँ, इसके तो क्वेश्चंस भी थे। ये तो बहुत पहले वाली फाइल है, कल वाली फाइल। चुप कर। उसके बाद मेरी और भी क्लासेस होती हैं, सिर्फ तुम लोग ही नहीं। 64, 65 ये देखा। बच्चों ये दो क्वेश्चंस करके आने के लिए दिए थे। पहली बात तो जिन्होंने नहीं किए वो आ जाए। दो थे ना सिर्फ सवाल, तुमने किए? Recording in progress. हो ही नहीं रहा तुम्हारा। दोनों कहाँ है? कहाँ है तुम्हारे? दोनों दोनों की कहाँ है? निकालो निकालो। तुमने कल दिखाओ, उसके रजिस्टर पे चेक करो जरा, इसने दोनों सवाल किए हैं। हाँ, इसको बुला अंदर, ये जो अलीबासित आया था। क्या कह रहे हैं? 23.2 इतनी केबी आ रही है। ओके बच्चों इधर देखो, मैं कहता हूँ बैठने की जरूरत ना आज कोई गलती से कर लेना। बेड है वहां पे लगा हुआ, गद्दा क्या है? मैट्रेस। लेकिन मुझसे सारा दिन बेड पे नहीं बैठा जाता। मैं भी पहले सोच रहा था बेड लेने के लिए, बट फिर मैंने कहा सारा दिन थोड़ी बेड पे बैठा जा सकता है। मैं तो घर में भी नीचे बैठा होता हूँ, सब बेड पे बैठे होते। ओके बच्चों ये देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 40%। तो इसका मतलब रिटेंशन रेशियो कितनी है? 60%। तो जब जी निकालना है तो बी इज 60 मतलब 0.6। क्लियर है? नेक्स्ट, बैठ जाइए, अपनी तुम्हारी ही क्लास है, लाइट बंद करो। उसके बाद बच्चों आपके पास तो डिविडेंड डी नोट भी गिवन नहीं है, बट डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है? 40%। कितनी? और इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस ओवर ईपीएस। ईपीएस आपको गिवन है, ईपीएस है कितने का? 1.2 डॉलर। ईपीएस है $1.2 इंटू 40%, तो डीपीएस कितना आ गया? 0.48। तो जो डी नोट हो गया 0.48। मार्केट वैल्यू आप लोगों को वैसे गिवन है, मार्केट वैल्यू है 4। रोई आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 10%। 0.1, तो मेरे ख्याल ये आएगा 6%। ऐसे ही है ना? ग्रोथ कितनी है? 6%। 1 प्लस 0.06 प्लस 0.06 इंटू 100, जो आंसर आएगा वो कंफर्म ठीक आंसर है तुम्हारा, यही है क्या? ये एक मिनट जरा, ये कहां से बच्चों आप लोगों को टाइपो एरर लग रहा है? ये इसने टाइप किया है कि मेरा आंसर आया 23.2, यहाँ पे लिखा है 11.32। इज दिस अ टाइपो एरर? ये टाइपो एरर है, बेवकूफ समझा हुआ है। जुएब अब तुम्हारा 18.72 कैसे आ रहा है? पहले तो नहीं आ रहा था। और तलहा ये को ये तुम्हारा 6, कौन सा आंसर ठीक है? कितना आंसर है?
के ही निकालना है मेरी जान। बात समझ आई आप लोगों को? डीपीएस गलत निकाला था। डीपीएस स्कूल में पढ़े होते तो शायद सही निकालते। मैं वेला नहीं होता तुम्हारे देखता फिरूं सोल्यूशन। आगे चलो, के ही हो गया। अब आगे आ जाओ। के ये नहीं हो रहा था आप लोगों से? ये नहीं हो रहा था? डी नोट कितना है? 3 सेंट। तो कितने डॉलर हुए? 1 प्लस जी कितना? 0.1 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है? 0.1 इंटू 100 कितना? आखिर हो नहीं रहा था। मुझे तो तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। कर लोगे? उस दिन भी गलत निकाल लेना। और दूसरे सवाल का भी इसमें आंसर 23 पॉइंट कुछ नहीं है। मैं तो डर गया था कि ये कौन सी कंपनी है जो के 23.2 दे रही है। मुझे तो फौरन वहां चले जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ? क्या? सर वो मैंने पहले तो से टाइप कर दिया था, वो 11.32 था, वो पहले गलत निकला था मेरे से ना, तो मैंने दोबारा किया था, फिर 11.32 आएगा। तो एरर नहीं। सेकंड वाला किया ही था मैंने। बात समझ आ गई आप लोगों को? बच्चों, के ही जो है ना वो हमारा वाइंड अप है। के ही हमारा हो चुका है। समझ लगी? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हमारा वाइंड अप है। बात समझ आ गई? आ जाएगी आज आप लोगों को? ओके। एक पॉइंट और रहता है इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करने लगे। तो देखो, अब गौर से सुनना, इस पॉइंट की बैकग्राउंड स्टोरी बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट कैलकुलेशन में सिर्फ पिद्दा सा है, निक्कू सा। हमारे टीचर थे सर ताहिर, हाँ, वो इत्तू सा कहते थे, इत्तू सा। वो इत्तू सा है पॉइंट, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी इसकी बहुत ज्यादा है। आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? एक आप स्कैम या अपना कोई शेयर या कोई बॉन्ड जो है ना वो अब यकम जनवरी को सेल करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, और एक आप 31 ऑफ जैन को सोल्व कर रहे हैं। तो ओके, यहां तक बात समझा। आपको पता है यकम जनवरी को सोल्व कर सोल्ड कर दिया क्या शेयर मुझे, मैंने खरीद लिया। तो जो 31 दिसंबर को डिविडेंड आएगा उस पर किसका राइट बनता है? मेरा, क्योंकि मैंने क्या कर लिया है? खरीद लिया है। यकम दिसंबर के आसपास ना बात चल रही थी शेयर खरीदने की, करते करते ना शेयर मैंने खरीद लिया। क्लियर है बच्चों? तो जो उसी टाइम का डिविडेंड आया है उस पर क्या मेरा राइट बनता है? पूरा साल शेयर किसने होल्ड करके रखा? किसने होल्ड करके रखा? कंपनी ने। उस बंदे ने, जिस बंदे से मैं खरीद रहा हूं, प्रीवियस ओनर, उसका राइट बनता है शेयर के ऊपर, ज्यादा मेरा नहीं। तो जब आप यकम जनवरी को खरीदते हैं ना तो इसका मतलब है डिविडेंड पिछले साल का आ चुका होता है। अब अगले साल का डिविडेंड मैं तो यकम जनवरी को परचेज कर रहा हूं, तो साल बाद डिविडेंड मैं ही पकड़ूंगा। क्लियर है? मैं खरीदी ईयर एंड पे रहा हूं शेयर, तो जो अभी कंपनी अनाउंस कर चुकी है डिविडेंड उस पे मेरा राइट नहीं। बात समझ गई? ओके। एक शेयर की प्राइस मैंने निकाल ली, अभी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। लेट्स सपोज मार्केट वैल्यू को वाला सवाल कहाँ किया था जहां हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली थी? चलो छोड़, ये देखो जरा। एक बॉन्ड है, मैंने कहा कि वो हमेशा 10 सेंट्स का क्या देता है? डिविडेंड। और वो कांस्टेंट डिविडेंड कितना देगा? 10
सेंट्स। कितना देगा ऊंची आवाज में 10 सेंट। आर चल रहा है 5%, 0.05। तो आर की वैल्यू कितनी की हुई? टू आ रहा है। $2 क्लियर है। मैंने $2 देने हैं और मैंने ये शेयर किसका हो जाएगा? मेरा। क्लियर है। गौर से सुनो। वो कहते हैं भाई कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है और इस साल का डिविडेंड मिलने वाला है क्योंकि आप लोग 31 जनवरी को ये मेरा शेयर खरीदने आए हैं। कंपनी हैज अनाउंस्ड द डिविडेंड। क्या लाइन लिखी होगी? समझ लग गई? कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। डिविडेंड कांस्टेंट मिलता है तो इसका मतलब 10 सेंट्स मिलने वाला है। मैं कहूंगा तुम मुझे 2 नहीं $2.1 दोगे। क्यों? मैं कहूंगा ये तुमने प्राइस बढ़ा कैसे दी? मार्केट वैल्यू तो तुम्हारे बॉन्ड की कितनी है 2, तो तुम उसे $2.1 क्यों मांग रहे हो? उससे कहा लिया सर ये $0.1 जो है ये वो डिविडेंड है जो मुझे अभी रिसीव होगा, तो इसमें तुम्हारा राइट नहीं है, ये मेरा राइट है। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू। क्या? जब मार्केट वैल्यू में डिविडेंड एडेड हो दैट इज कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू। क्या ये ट्रू मार्केट वैल्यू है? नो। ट्रू मार्केट वैल्यू होती है एक्स मार्केट वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू होती जो आपने निकाल ली? तो अगर कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू गिवन हो तो आपने उसमें से डी नोट को क्या करना है? माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक्स मार्केट वैल्यू। जैसा कि माइनस करें $0.1, तो ये $2 की क्या आ जाएगी? एक्स मार्केट वैल्यू। हर जगह एक्स मार्केट वैल्यू यूज होगी। कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम डिविडेंड मिलने वाला होता है। फिर कंपनी क्या लाइनें यूज करे क्या आपको लगेगा? अगर कंपनी कहे कंपनी इज अनाउंस्ड हैज अनाउंस्ड द डिविडेंड, इसका मतलब है अनाउंस किया है या नहीं है। तो जो मार्केट वैल्यू गिवन है वो कौन सी है? कम्युलेटिव। या लिखे कंपनी इज अबाउट टू पे द डिविडेंड, इसका मतलब है अभी पे किया नहीं है, तो जो मार्केट वैल्यू गिवन है वो कौन सी है? कम्युलेटिव है। दूसरे तरफ आ जाओ। ओके, कंपनी हैज पेड द डिविडेंड, मतलब पिछला डिविडेंड पे कर चुकी है और अब जो मार्केट वैल्यू गिवन है वो एक्स मार्केट वैल्यू है ऑलरेडी। आपने उसको उसमें से डिविडेंड माइनस नहीं कर। लाइन पढ़ के आपको पता लगेगा। एक होती है कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू और एक होती है एक्स मार्केट वैल्यू। और आइंदा से ये ऑनलाइन वाले ने मुझे बार बार रिपीट का नहीं कहना, जहां से नहीं समझ लगी वहां से मुझसे क्वेश्चन पूछा करना है। रिपीट का मतलब होता है फुल रिपीट, तो ये बदतमीजी के जमरे में आता है। रिपीट का मतलब सुना ही नहीं। क्लियर है? कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू का मतलब होता है जब आपके बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है बट आप लोग बॉन्ड लेने का डिसीजन जो है वो कब कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। कब कर रहे हैं? पूरा साल जो प्रीवियस ओनर है उसने बॉन्ड को क्या करके रखा? होल्ड। तो इस शेयर पे इस बॉन्ड पे राइट किसका बनता है? उसका। तो जो करंट डिविडेंड आएगा उस पर राइट आपका नहीं, किसका है? उसका। तो आपसे मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड, तो आपसे क्या मांगता है? उस डिविडेंड की कंपनसेशन भी मांगता है। तो वो बढ़कर क्या हो जाता है? कम्युलेटिव डिविडेंड। कौन सा हो जाता है? और आपको कौन सा चाहिए? आपको कौन सी मार्केट वैल्यू चाहिए होती है? एक्स मार्केट वैल्यू। तो आपने अपनी कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू में से अपनी एक्स मार्केट वैल्यू को क्या करना है? माइनस 10। आपके पास क्या आ जाएगा? क्या जी? कम्युलेटिव मार्केट वैल्यू में से हमने डी नोट करंट डिविडेंड माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स मार्केट। क्वेश्चन लिखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये मैंने क्वेश्चन बनाया और मैंने सर को सेंड किया कि सर ये मैंने क्वेश्चन बनाया, अब इसके बाद बच्चे कोई गलती नहीं करेंगे। तो कहते बेटा तुम ही सोल्व करके पहले दिखाओ, तुमसे भी हो रहा है।
कि मतलब बच्चे ही नहीं पता लगे, तुमने सारा कॉन्सेप्ट उठाया और एक ही सवाल में डाल दिया, तो इसको करने की क्या जरूरत थी। यानी ये सवाल हो गया तो इसका मतलब है पूरा अब तक का जितना भी के पढ़ा है ये क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैटर्न 9,16,000 का। डिविडेंड पे आउट है 35%। रिटर्न ऑन इक्विटी RE 10%। नंबर ऑफ शेयर्स 5,50,000। मार्केट वैल्यू पर शेयर $20 पर शेयर। GLE हमजा, कौन सी मार्केट वैल्यू गिवन है, एक्स या क्यूमुलेटिव। ये जो मार्केट वैल्यू गिवन है ये क्यूमुलेटिव है या एक्स है, तुम्हें कैसे पता लगा। यहाँ पर तो पता लग ही नहीं सकता किसी को। हाँ लाइन से पता लगेगा जाहिलो। ये तो इन लोगों को कंसेप्ट आते हैं, फिर कहते हैं एसी से, और बोलते हैं मुझसे दुश्मनी है, आ गए एसीसी करने। तुम सबको एसीसी का मशवरा किसने दिया था, तुम्हें किसने दिया था मशवरा, फिर ताना ली हमजा, खुद ही आ गए। तुम्हें पता था पहले कि एसीसी भी कोई डिग्री होती है, क्वालिफिकेशन किसी ने किया हुआ था फैमिली में, किसने। क्या कर रहा है, तो तुम्हें उससे वो नहीं सबक हासिल करना चाहिए था तुम्हें, पहले किसी ने तो किया होगा, तो तुम्हें देखा किस, तुम्हें तुम्हें पता कैसे लगा इसका। तुम्हें उसे ऐसा भी क्या बताया कि तुमने उसकी बात मान के तुम फौरन ही जंप कर दिया तुमने। एक होता है ना एक बंदे ने प्रैक्टिकली किसी को देखा हो या मतलब वो ज्यादा एसीसी है उसने वो भी कर रहा है। किसने चाचू की, ओके तुमने, और तुमने तुम्हारा बड़े भाई एसीसी है, ये उसको पता लगे ये नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझसे मिल जाता मैं उसको बताता ये एसीसी भी नहीं कर सकता। अली वासिद तुम मर्दान तक कैसे खबर पहुंच गई एसीसी की। किसने बताया फिर तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं किसी ने बताया। नहीं मतलब मतलब किसी को प्रैक्टिकली देखा हो या कुछ, एडमिशन नहीं हो रहा था कहीं, ये बात बताओ। गुड तुम बताओ। हम्म, और तुम्हें हाफिज, दुर्पिट्टे मुंह, तो ऐसे अक्सर कई दफा लोग सीए ना, अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवाना हो एसीसीए तो ये कहना पड़ता है जस्ट लाइक सीए, तो यूके का सीए एक्सर, हालांकि उनका वो आईसीएडब्ल्यू है सीए ना, तो ऐसे लोग ऐसे पता नहीं लगता, अभी तो फिर भी पता लग जाता है। जिस टाइम पे मेरी सिस्टर कर रही थी ना एसीसीए उस टाइम तो मतलब 12 में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, मतलब 10 में स्टार्ट किया था राउंड अबाउट। मैं कहता हूँ कि कोई बंदा भी नहीं था, एक भी कोई एक भी नहीं मिल रहा था कि मतलब फिर टोबा में होना, अब तो टोबा की वहां बहुत एसीसी में आ रही है, कोई भी नहीं था। कोई पूछता था बेटी क्या करिए एसीसी, तो कहते थे कर लेगी कुछ। पहले पहले इसकी बड़ी एक, अब पता है एक डेकेड होता है उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऊपर जाती है और एक में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक से लेकर जो 10 तक था ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द टॉप थी। उसके बाद अगला जो 10 साल आए
इतना ज्यादा वो नहीं हुआ, अब दोबारा आ गया है एसीसी, और अभी दोबारा बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो एसीसी में आ रहे हैं। क्या प्रोफेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे आपका बीबीए, एमबीए, बीएस मैनेजमेंट साइंसेस, फाइनेंशियल साइंसेस। अली हमजा पता लगा, कंपनी हैज अनाउंस्ड द डिविडेंड, तो इट मींस कि ये जो कहाँ गई, ये व्हाट इज दिस, cumulative market value है, and we have to calculate the x market value and will be paid after 2 weeks, के निकालना है। बिल्कुल ठीक बेटा, के ही निकाल के बताओ, 0.58 नहीं, तो हमें क्या जल्दी उस दिन भी निकालते हो, इतना टाइम ना लगाना बेटा। अगर ऑनलाइन वालों से भी पूछना शुरू कर दिया ना तलाए को, सारी क्लास यही पूछने में लग जाएगी कि किसने किससे पूछ के इसी किया। अली गिलानी सर ने मुझसे पूछ के किया, फेसबुक पे इसने मुझे अप्रोच किया, ये सीए करना चाह रहा था, फिर मैंने बोला ना भाई तुम एसीसी में आ जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ्यूचर सिक्योर है, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारा फ्यूचर स्कोर है, आपके पास क्यों है? स्कोर नहीं सिक्योर, चलो तो आपके पास क्यों है? हाँ फ्यूचर स्कोर कर लो। वो तो नजर आ रहा है। आप कौन है? नल्ले ऐसा लग रहा है बोल। चुप हो जा कुत्ते, ना भौंक, उस दिन इन्विजिलेटर को कहीं सर कुछ बता दें। सेवेंटी, अगर तुम्हारी के या 70 निकल आई ना, तो याद रखना मैं तुम्हें बेच दूंगा मंडी में ले जाके। 70% कहाँ रिटर्न आ रहा है भाई, इतना रिटर्न तो कभी एग्जाम्पल में भी नहीं आ सकता। कुछ नहीं करना, गजब तुमसे निकलेगा भी कि नहीं 1.6 क्या। ग्रोथ 65%
जाना देखा मैं कैसे गाने गा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाना एक स्टेटस में लगाता हूँ या एक पोएट्री 622 लोग स्टेटस देखते हैं और 622 लोग ही लाते भेज रहे हैं। नहीं बकवास ना करो, कुछ कुछ नहीं भी भेज रहे। सबसे ज्यादा लाते वसूल मुझे हुई है घर से। क्या कहते हैं? मामा कहती हाँ बस अब ये रोजे की हालत में मुझसे कुछ सुन मत लेना, क्या नाम लेते होते हैं। मैं लगाया वैसे तारीख के बाद और उन्होंने कहा रमजान में मुझसे कुछ सुन मत लेना। हाँ मामा कहती कोई थोड़ा बहुत रियाज करके बंदा गा लेता है, एवं ही लग जाते हो। तो मेरे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 9.68 किसका आंसर आ रहा है? इज हियर। इसका आंसर ठीक है। अब तो तुम्हारा नहीं दिखाओ तुम्हारा कहाँ आ रहा है। गुड बेटा, जिस दिन तुमने लेट निकाला है ना उस दिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जी तला यकूब आपकी ये आपका ये क्वेश्चन ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करो, फिर आगे भी जाना है कि कब तक हम लोग के ही पे रहेंगे। रिफ्लेक्स हाँ क्या एक्स मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.58 का डिविडेंड होगा ना। अपने कजन को जिसको तुम एसीसी में लेके आए उसको भी कुछ थोड़ा बहुत करवा दो। तुम्हारे में और उसमें बड़ा फर्क है जमीन आसमान का, वो बिल्कुल भी चीजों को नहीं पिक कर रहा है एसीसी में। समझाओ रात को तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। पहले तुम लोग को खाना बनाने में सारा दिन जाया हो जाता है। अपने अपने पेरेंट्स के नंबर मुझे नोट करवाओ यहाँ पे सारे। आप लोगों को तो इसी से छुड़वा के घर बैठाओ, वर्कशॉप करो। तुम सऊदीया में इस बार कोई वर्कशॉप ढूंढ के आना अपने लिए। कितना रश था हमजा? पेरेंट्स क्या बता रहे हैं वहां पे उमरा पे? बहुत रश होगा ना। हाँ उन्होंने उनके कुछ रोजे वहां पे भी थे ना। ये किसी हमसाय का नंबर दे दिया होगा इसने, दोस्त किसी का। हम कॉन्वेंट से पढ़े हैं, हमारे वहां पे ना वीकली मतलब संडे वाले दिन घर में कॉल आती थी प्रोग्रेस की ना। तो इस तरीके से तो हमें अरमिन को पता होता था कि पढ़ाई में उन्होंने कहना आउटस्टैंडिंग, साथ ही बताना है उससे पंगा इससे पंगा, ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, वाकई ऐसे होता था। 11-12 बजे के करीब ना मुझे पता था मेरा रोल नंबर इस हिसाब से है। 11-12 बजे मेरे घर पे कॉल आती है, मतलब एक दफा दूसरी दफा तीसरी दफा ना। 11-12 मामा ने मतलब इतवार वाले दिन ऐसे बैठे होना, मतलब बिल्कुल ना टेलीफोन के पास सुन के ओके इसका ये तैयार करवाऊंगी ये वो इस तरीके से लिखना। मेरी बातें ऐसी ऐसी होनी। तो मुझे तो सालन वाले चमचे भी पड़ते रहे हैं। समझ कैलकुलेटर नहीं, इसको कैलकुलेटर दो, खड़े हो जाओ। वो सब कैलकुलेटर वाली खड़े हैं जो नहीं लेके आए। आईफोन ले सकते हैं कैलकुलेटर नहीं ले सकते हैं। एहतशाम खान ये वाली क्लास ऑनलाइन होगी, आप लोगों का जो दूसरा लेक्चर है ना उसमें एक क्लास जो है ना वो फिजिकल होगी, उसके बाद आपका वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला टॉपिक इनके साथ चलता रहेगा। इसकी क्लासेस आप लोगों की ऑनलाइन ही है। ओके आपकी नहीं, दो क्लासेस जी। आगे बच्चों इधर देखो, आवाज ना है, खड़े हो जाओ चुप करके, सजा में खड़े हो।
भंगड़ा डालने के लिए भंगड़े की टीम नहीं आई हुई, आता ही नहीं, तो मैं वो अपने इलाके का डांस आता होगा ना, मुजरा उसे बोलते हैं। अच्छा बच्चों, बी निकालना हो, रिटेंशन रेशियो 65%, कितना 65%, कितना आर ई 10%, करो तो लगे, तो कितना आया 6.5%। बात समझ आ जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट, ये सॉरी, ये बी नहीं, ये जी निकला है। ये क्या निकला है? जी जी नहीं बेटा, बचपन में तुम्हें अंकल कहते होते थे चीची, वो तू चला जाता था, ये वो वाली चीची है। ओके बेटा, एक्सपीरियंस बहुत है। अब ले जाने की बारी है। जो कहते नहीं सास भी कभी बहू थी, तो जो जुल्म बर्दाश्त किया है अब वो करना है। आर यू रेडी? आगे नहीं बेटा, हाफिज पे नजर न रखो, उस पे सिर्फ मेरा हक है। इधर देखो, ईपीएस निकाल लो। पहले ईपीएस गिवन थी, इस बार ईपीएस भी गिवन है नहीं है। ईपीएस का क्या फॉर्मूला है? 916000, कितना आया? $1.67। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी थी? 35%, और ईपीएस है 1.67, तो ये आ गई 0.58। कितनी आ गई? दिस इज योर डीपीएस, यानी कि डी नोट। तो डी नोट आपका 0.58 है, तो यहां आप लोग लिखेंगे 0.58, ग्रोथ 1 + 0.065 प्लस करेंगे 0.065 इंटू 100, डिवाइड करेंगे आप लोग बच्चों। मार्केट वैल्यू थी 20, बट इसमें से आपने माइनस करना होगा 0.58, क्योंकि ये कम्युनिटी मार्केट वैल्यू है, हमें इसको एक्स बनाना है, तो 19.42, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 19.42 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 9 इसके बाद अगर मुझे कभी किसी ने कहा सर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है, हमसे ये हो गया है, वो बताए अब्दुल्ला असलम, तुम्हें तो पता है भाई, तुमसे कोई बातें डकी छुपी थोड़ी है। और बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जी ये मार्केट वैल्यू क्यों लेस की है उसके अंदर से? मार्केट इसमें से हाँ जी हसन तुम ऐसा करो, अपने मुंह में अभी 2 थप्पड़ मारो, क्योंकि आज का टॉपिक था इसके ऊपर। सर, ये की थी इधर, तो वो मैंने ऊपर से टॉपिक समझा नहीं था जो आपने बताया। अभी मैं समझा नहीं सकता, बैक जाके रिकॉर्डिंग ले लेना। ओके सर। आज का टॉपिक ही वो है। कितना नीचे, बाद मिल गई, कोई मेहमान आ सकता। इस दफा हमारी, मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, इस दफा हमारी 3-4 बातें मिली, मेहमान आए काफी ज्यादा ना घर, हम कहते बकवास बंद कर, बहुत मेहमान आ चुके हैं, अब अपना बात तुम लोगों के मिलने पाए। क्लियर है बच्चों? वरना काम बोले बनेरे पे हो जाएगा। और कहा गया वो अब्दुल्ला? क्या? हाँ हाँ, अब्दुल्ला असलम भाई, जो आप लोगों के साथ ये कि आप लोगों को चीज दिखा के बचपन में ले जाया करते थे। सिर्फ एक लेजेंडरी ऐसा है जिसको अभी भी जिसके साथ ऐसा होता है, और वो है अब्दुल्ला असलम। समझ लगे? आपको पता है घर में से ये तो कमाओ बेटा है। हाँ, इसकी कमाई का, इसकी नेटवर्थ का आपको अंदाजा नहीं है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, गुड। क्या कस्टमर आप भी बोल, रिटेंशन रेशियो नहीं, वो सब न्यू कस्टमर्स हैं कस्टमर आप भी बोल। बेटा, क्लाइंट बोलते हैं उसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में, मेरे क्लाइंट्स हैं। हाँ बेटा जी, तुम तो कुछ ज्यादा ही कुछ स्पेशल क्लाइंट हो, जो हमेशा डिस्काउंट किड प्राइस पे आता है। तो बेटा ये कहाँ से आते हैं रात को शीशा पीने के पैसे? ओके बच्चों, ये देखा
वो अक्सर बच्चे माओ को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, कोई बच्चे की मदर है वो आएंगी, इसका ना पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये वो। मैंने कहा आपने इसकी स्ट्रीक्स नहीं देखी? मैंने कहा मैं ना दुनिया की कोई ताकत भी मुझे आके यहाँ पे थप्पड़ भी मार लेना और मुझे कहे कि एक बंदा सब कुछ कर रहा है और उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना कहे। ऐसी कोई बीमारी आज तक इजाद ही नहीं हुई। जब डिप्रेशन होता है ना, एंजाइटी होती है, तो इंसान के बाकी कामों में भी नजर आ रहा होता है। एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। पार्टियां हो रही हैं, लड़कियों के साथ ज्वेलेंट जाया जा रहा है, व्लॉग्स बन रहे हैं, है ना। जिस दिन एकेडमी आना होता है, ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। उस दिन पता नहीं ट्रैफिक पुलिस को मुझसे क्या दुश्मनी है, समझ लगी। उसी दिन रात को शीशा पार्टियां होती हैं। ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं, अल्लाह मुआफ करे डिप्रेशन। ऐसी ऐसी स्टेज इवन के पिछले दिनों, डिप्रेशन तो बहुत बड़ी बीमारी है ना, कि मतलब मैं, मुझे हल्की सी टेंशन थी सिर्फ ना, और मैं 6-7 दिन रात को सो नहीं पा रहा था। और इवन कि अगर थोड़ी सी आंख लगती भी थी ना, तो तबक के ना उठ जाता था। और इवन कि मैं 2-2 गोलियां भी मतलब जो है ना वो खा के सोया हूँ पिछले दिनों, जब आपकी काफी ज्यादा क्लासेस कैंसिल भी हो रही थी ये वो, तो उन दिनों। और मैं हमेशा कहता था, मैं हमेशा कहूँ कि भाई ऐसा भी क्या, मतलब मैं अक्सर, तो मुझे अपनी हालत को देख के आया कि मुझे भी इतनी सी टेंशन है तो ये है। तो जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में, तो वो कहते हैं माइंड आपका एक वो उसकी तरह है। तो इसको ग्रीस जो है ना वो आपके इन्वायरमेंट से मिलती है, तो इसको ग्रीस मिलती रहेगी, आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो आपका ये दिमाग चलेगा। कहीं से भी ये थोड़ा सा भी करता है ना, जैसे कहते हैं फ्रिक्शन आ जाती है इसके अंदर। मैं कहता हूँ माइंड हो तो इंसान जिंदा रहे, अगर माइंड सही नहीं है तो इंसान के जिंदा रहने का कोई जवाज नहीं बनता, उससे फिर मौत अच्छी। तो ये माइंड का ये, इवन के अक्सर लोग, इवन के मेरे यहाँ पर कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं, उनको डिप्रेशन है, डिप्रेशन, और वाकई उसकी जात से लगता है कि उसको डिप्रेशन। 2 बच्चों को, एक बच्चे को तो हमने डिप्रेशन से निकाल दिया, मैंने एवं मैंने, और वो इतना लाडला है ना कि अभी तो वो मतलब हासिलपुर होता है। उसको डिप्रेशन की ये रीजन थी कि उसकी मदर और उसकी सिस्टर दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और डेथ से 3 महीने पहले उसके फादर की डेथ हुई थी। तो उनके वो जैसे इद्दत नहीं होती, उसकी मामा इद्दत के बाद अपने मेके वाले ले जाते हैं ना, वो वहां गई हुई थी, वापसी पे आ रही थी, और दोनों 2 लोग गाड़ी चला रहे थे, मतलब एक गाड़ी चला रहा था, एक पीछे बैठा था, और एक ही साइड पे आगे मदर और पीछे उसकी सिस्टर। और पहले ऐसा नहीं था, जब गाड़ी पीछे से आ रही थी ना, तो माँ बेटी दोनों पीछे बैठी हुई थी, आगे मामू मामी बैठे हुए थे। रास्ते में टक शॉप से चीजें ली, जगह बदल ली, लिखा हुआ था। जब जगह बदली, एक्सीडेंट हुआ। और इवन के मतलब मैं बहुत ऐसा बंदा हूँ कि मुझे कोई 2 लाख भी देना, मैं किसी के घर जाके उसको ना पढ़ा के हूँ, बिकॉज मैं, मुझे पसंद ही नहीं है होम ट्यूशन जाके पढ़ाना एक्सेट्रा। मैं नहीं कभी किसी को पढ़ा के आया। वो बात बंदा है, मैं उसके हॉस्टल जाता था, उसको उठाता था, उसको पढ़ाता था। वो दिन में तो 10-10 डब्बियां सिगरेट की पी जाता था, मैं उसको अपने पास रखता होता था, और वो मेरे फ्लैट में रहता होता था। वजीफे कर करके, कभी कुछ कर करके। मैंने कहा वो तो चली गई, अब तुम अकेले लड़के हो, तुम्हारे पीछे 3 बहनें हैं, तुम्हें जरा थोड़ा स्पोर्टिव बनना पड़ेगा। और अब वो काफी हद तक स्पोर्टिव है। और अल्लाह की किस्मत, उसकी बड़ी बहन की शादी को भी 1 माह भी नहीं हुआ था जिसकी डेथ हुई। पापा की डेथ की वजह से उसका फौरन निकाह कर दिया। तो अभी उसकी वो क्या नाम लेते होते हैं, इवन कि उसकी फैमिली में मतलब मेरा इतना इनपुट है। अभी उसकी सिस्टर की शादी होनी थी, तो मुझसे मशवरा कर रहा था कि सर मतलब वो बहन उनके साथ अब मान नहीं रही, वो कह रहे थे कि तुम वो जो जिसकी वाइफ की डेथ हो गई थी उसके साथ करवा लो, तो कह रही थी मैंने नहीं उसके साथ करवाना, तो मतलब ये वो। तो वो भी मुझसे मशवरा ले रहा था कि इतना अच्छा रिलेशनशिप है। उसकी एक डिप्रेशन की वजह थी, एक और बच्चा उसकी डिप्रेशन की वजह है, वो पता लगता है बच्चों। लेकिन अगर आप लोग और वो स्टडी में दोनों अच्छे हैं, सही है, समझ लगी। डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन में ये हो जाता है, पेपर देने जाता है वापस आ जाता है। मैं हाल कमरे के बाहर 2 दफा उसकी पेपरों में बैठा हूँ, एफएमए में भी और MA2 में भी, ताकि मुड़ ना आए। 3 दफा MA2 में वापस आ गया, मेरे से ही पढ़ के, फीसेस आया। क्या आपको शायद डाउट बहुत ज्यादा दे देता एग्जैक्टली है। नहीं था। बिल्कुल। एक तो स्टडी से रिलेटेड डिप्रेशन तो एक अलग चीज है ना,
नहीं होना तो बच्चों याद रखना, आप लोगों ने शायद, आप लोगों में से किसी ने एफबीटी पढ़ी है या किसी ने नहीं पढ़ी, मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, वी और ई पे। ये आपका वैलेंस है, आपकी प्रायोरिटीज हैं, और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। एक बंदा है, उसको लगता है एसीसी बहुत कुछ देगा, कल को मेरा फ्यूचर सिक्योर है। वैलेंस तो क्या है? हाई। ऐसे ही है ना, मुश्किल है, हो नहीं सकता। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? तो मोटिवेशन कैसे आएगी? नहीं आएगी। समझ लगी? अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की तरफ चले जाए, आसान बहुत है, बट वैलेंस नहीं है, कुछ मिलता नहीं है बाद में, फिर भी फोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? जीरो। तो मोटिवेशन नहीं आ सकती जब आप एक चीज को, यार तुम यकीन नहीं करना, मैं वो बंदा हूं कि आप मुझे 4 दिन भी बगैर सुलाए कहोगे ना कि परसों 5वें दिन तुम्हारा पेपर है, मैं 4 दिन बगैर सोए जा सकता हूँ पेपर देने और फ्रेश होके आऊंगा, और आपको जरा नहीं लगेगा कि मैं थक गया हूँ। इस तरीके से मैं 1022 1035 नंबर लेने वाला लड़का हूँ। मैं एसीसी में सबको बताता हूँ कि मैंने एफएससी की आधी मेहनत भी एसीसी में की होती ना, आज मैं सारी लाइनों में वर्ल्ड पे टॉप होता मेरा। मैंने कोई रात नहीं जागी, मैंने स्कैन से आने के बाद 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा। मैंने, आप लोगों की तो लाइफ, मेरे से आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोगों की लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं, आप यहाँ से वापस चले जाते हो, है ना? एमएमए से पूछना कि मेरा कितना बड़ा गैंग है, ग्रुप भी नहीं, गैंग। आप लोग तो कहते हो लड़कियां, पता नहीं क्या हो गया अभी इसमें, ऐसे कि दिल जलता है ये वो, तो हमारे गैंग में पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने, हमने इकट्ठे इसी से शुरू किया था और कोई क्लास बंक किए बगैर गुजारी नहीं। लेकिन जिन चीजों को सही पढ़ा, सही पढ़ा, पूरी पूरी रात हैंग आउट किया है। और यहां पर भी नहीं, डीएचएस के क्लब्स में कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन जब एक दफा एक वक्त आया सुधरने का, तो फिर पता लगा कि ये सारी चीजें बस एक दुनियावी, एक फिक्टिशियस है, या कुछ सुकून नहीं देती। दोस्तियां अभी भी हैं, गैदरिंग हो जाए बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन वो वाला तल्लुक खत्म कर दिया है जो उस लेवल का था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसीसी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने एसीसी को उतना नहीं दिया जितना एसीसी डिजर्व करता था, बट बाद में मैंने अपना नॉलेज बार बार इनहेंस किया वगैरह वगैरह। तलहा है ना, तलहा यहाँ आया है पढ़ने के लिए, तलहा मेरी खाला का बेटा है, कभी इधर लग जाता है कभी उधर लग जाता है। परसों मुझे कह रहा था, वो ना फ्रीलांसिंग करता है, वो महीने का तकरीबन ना 70 80 90 हज़ार वैसे निकाल जाता है फ्रीलांसिंग से ना। लास्ट टाइम भी उसका जो वो बनाया ना, मतलब पैसे आए हैं, वो आए हैं, मतलब हालांकि उसने लास्ट टाइम इतना काम भी नहीं किया, $870। अब 870 USD मतलब अच्छा, मतलब वो बन गया ना, तो एक स्टूडेंट के लिए। अभी उसका पढ़ाई पे ये फोकस है कि 3 महीनों में एक पेपर देता है, और उसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि वो 5 पेपर इकट्ठे भी दे सकता है। देखो साथ कमा रहा है। मैं उसको ये कह रहा था कि ये सिर्फ तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। एसीसी की तरफ कहता कि मैंने अपना कुछ फ्यूचर बनाना है, ये वो, बाकी वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स पे काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहा है, दुनिया में इसका बड़ा स्कोप है, वो बहुत आगे जाएगा। बट इवेंचुअली क्या हो रहा है, स्टडी वो हो रही है। मेरी खाला ने कहा कि अगर तुम चाहते हो ना कि अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाओ, है ना, तो उसके लिए एक ही हल है, क्या? मेहनत करो। डिजिटल मार्केटिंग में करनी है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन 5 घंटे तुमने स्टडी पे देने हैं, दिन के 5 घंटे। अब वो घर गया है ना, उसको इतने घर में काम है कि आपकी सोच से भी ज्यादा, हम तो उतने काम कभी कर भी नहीं सकते। वो फिर भी F5 की क्लास में, 9 की क्लास में वगैरह में होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब, क्यों कर जाके हमारे घर में बड़ा डंडा देते हैं कि आप लोग पढ़ नहीं रहे वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो पोटेंशियल मेरे ख्याल में ECCA इज द मोस्ट वैल्यूएबल डिग्री, बिकॉज इसने मुझे रहना सिखाया है, इसने मुझे दुनिया में बात करना सिखाया है, और इसने मुझे जमाने को समझना सिखाया है। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रहा होता, बायोजोलॉजी कर रहा होता, तो मैं एक फील्ड के साथ स्टक रह जाता। मुझे बिजनेस का, इकोनॉमी का, तो मैं भी छिल्लड़ होता, इमरान का सपोर्टर या हाँ उसका नून लीग का सपोर्टर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ फैक्ट्स पे।
तो दोनों में, और याद रखना मैं जितना भी आपको F9 में पढ़ाऊंगा या F5 में हर चीज का प्रो भी बताऊंगा और कौन सी भी बताऊंगा। तो दोनों गवर्नमेंट्स के अपने अपने फ्लॉज भी हैं और अपने अपने मतलब एडवांटेजेस भी हैं। इस साइड पे इस सिचुएशन में जो इन लोगों ने हरकत की है नून लीग ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और इस टाइम ये लोग सवाए खसारे के और किसी भी चीज में नहीं। समझ लगी? तो आप लोग भी पहले होता था, उन्होंने कहना जीडीपी ऊपर चला गया, मुझे पता नहीं क्या जीडीपी जो ऊपर चला जाता है, पता नहीं छत पे चला जाता है। ये सिस्टर इसी से करती थी तो उनसे थोड़ा बहुत पता लगता रहता था, बट इतना ज्यादा फिर भी नॉलेज नहीं था। तो हर इंसान आप लोगों में से ना आउटपुट देख के आया हुआ है, ऑनलाइन वाले हो चाहे फिजिकल वाले हो। विदाउट आउटपुट देख के कोई भी नहीं आया हुआ। मैंने देखा है मेरी सिस्टर के पास तो बड़ा पैसा आ गया है, उसके हस्बैंड ने CAFA किया है, बड़ा पैसा आ गया है। वो कहाँ रहा करते थे, मैं हमेशा, बच्चों 1 मिनट सिर्फ, बिलावल भुट्टो के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा क्या लगता है वो बिलावल भुट्टो के, मतलब वो तो चलो उनका वो जो भी है, हमेशा ना आपके पास एक मोटिवेशनल स्टोरी होनी चाहिए जिसको देख के आप लोग वो कर सको। मैं हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे घर वालों के पास बहुत मसाइल थे। मुझे जब मैं नया नया यहाँ पर आया था, मुझे फ्लैट का किराया निकाल के 24,000 रुपया घर से आता था, और मेरे ख्याल में 24,000 रुपया उन दिनों बहुत ज्यादा था। मतलब मेरा कोई भी एक्सपेंस नहीं था, बिल और वो जो जितनी भी चीजें वो मेरे फादर क्लियर किया करते थे। ठीक है, मैं 24,000 रुपये में गुजारा करना होता था पूरा उसका गुजारा, और वो बहुत अच्छा गुजारा हो जाता था। पर स्कैन में मैं टोटली फ्री था, और स्कैन के पेपरों की फीस भी घर से मार लेता था कुंडी लगा के। तो वो सारा कुछ ना, मतलब काफी पैसा था। मेरे जो बहनोई है ना वो CFA हैं, और आपको पता है वो LDA के फ्लैट्स में रहे हुए हैं। 6 लड़के एक फ्लैट में रहते थे, 5 रुपए लेता था गाड़ी वाला। गाड़ी चलती होती थी 11 नंबर, जो कैंपस स्कूल वाली साइड पे जाती थी। वो स्कैन के बाहर उतरते थे, आते थे स्कैन में पढ़ते थे, और कमीज शलवार पहनते थे। और वो कहते थे मेरे पास 4 कमीज शलवारें थी। उनके फादर नहीं है, और उनकी मदर ने सिलाइयां कर करके उनको पढ़ाया। बहुत मुश्किल, आपको पता है। और उन्होंने वो कहते कोई कॉल सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें मैंने जॉब ना की हो, और एक भी पेपर फेल नहीं है। और वो किस जमाने में आए थे, कैट के जमाने में, जब 1.5 साल का कैट हुआ करता था और 2 साल का वो। तो इस तरीके से था। और इवन के जब हम उनका घर देखने गए थे है ना, मेरी बुआ भी होश हो गई थी। ये जो आपका दरवाजा है ना, इतना दरवाजा है, सिर्फ एक पल्ले वाला दरवाजा, सीधी गली जाती है, फिर वो गली ऐसे मुड़ जाती है, यही उनका घर था। और उसी के अंदर 3 बहनें और मेरे जो बहनोई है वो पढ़े हैं। बट उन्होंने किसी से सीखा या किसी ने बताया, और क्योंकि उन्होंने पहले आईकॉम किया हुआ था तो उनके पास फील्ड में इतनी ऑप्शंस नहीं थी, तो वो यहाँ आ गए ACC में। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया से जब आते हैं ना, एक गाड़ी निकलवाते हैं, जाते हुए गाड़ी बेच जाते हैं 2 महीने बाद। और गाड़ी भी MG सिविक, नई गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। इन्वेस्टमेंट बैंक है, वहां पर पहले उन्होंने काम किया हुआ है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी हुआ है। स्कैन में जब CFA स्कैन वालों ने पहली दफा स्टार्ट किया था, तो मेरी बहनोई वाज द फर्स्ट दैट स्टार्टेड द CFA इन द स्कैन्स, टीपू ब्लॉक कैंपस, एंड माय सिस्टर आल्सो। तो उन दिनों, और वो कहते हैं ना रेपुटेशन, आपके अंदर कुछ होना चाहिए, लोग बिलीव करते हैं। मेरी सिस्टर है, हम लोग उनके लिए रिश्ता देख रहे थे कि आपने CAC से किया तो आपका रिश्ता, पापा ने 1-2 जगह देखा तो, और पापा ने रिश्ता कैसा देखा, बहुत अमीर, क्योंकि पापा ने तो अब इसी तरीके का रिश्ता देखना था। तो मेरी सिस्टर कभी एक दफा कह दिया कि ठीक है उनको बुला ले, हमने बुलाया, लाहौर से आई ना। अगले बंदों को जलील करने वाली बात हुई ना। फिर हमने एक दिन कहा कि भाई अगर तो तुमने करवाना है तो बताओ, नहीं करवाना तभी बताओ। कहती मैंने करवाना है, लेकिन ना मेरी क्लास में एक लड़का है, आप उससे एक दफा पूछ लें। तो अगर वो नहीं, मतलब वो ना हाँ नहीं कर रहा ना किसी वजह से, तो इसलिए मेरे पापा खुद उससे मिलने आए। तो मेरे पापा घर जाके पता क्या कह रहे थे, कि जिस तरीके से उसने अपने हालात बताए हैं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बट जो उसके अंदर डेडिकेशन है ना, वो मेरी बेटी को कभी भूखा नहीं मार सकता। ये मेरे पापा ने बात कही, और मेरे पापा ने कहा कि ठीक है हम लोग एक दफा इसको सोचते हैं। सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे फादर की ऐसी इज्जत करते हैं, मैं तो करते ही नहीं ना। चलो मतलब जिसे कहते नहीं कि मेरे फादर अगर सोफे पे बैठे हो तो वो नीचे बैठते हैं, कि आपने मुझ पर तब बिलीव किया। और इवन के लोग सब कहते थे कि इनको रिश्ता दे किसने दिया, जब शादी हुई, नो बडी वॉज बिलीविंग। और उन्होंने हमसे इतना भी एहसान नहीं लिया, इतना सा भी। मेरी बहन से लिया होगा एहसान,
वो तो उनका आपस का मामला है, लेकिन हमसे कोई एहसान नहीं लिया। पर इवन कि मेरी बहन कुछ महीने उस घर में भी रही थी, सीधी गली और ऐसे गली मुड़ जाती थी। हम चाहते तो उसको घर भी लेके दे सकते थे, लेकिन अगला नहीं वसूल किया उसने घर। उसने कहा मेरे घर में आके रहना है, कुछ देर तो रहो, फिर उसके बाद बाहर का काम बना रहे हैं, तो फिर बाहर का काम जब बन जाएगा तो बाहर चले जाए। तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। विदाउट मोटिवेशन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो मोटिवेशन कभी लूज ना करना, ह्यूमर से मत जाना। हर बंदे की अलग स्टोरी है, जिसने छोड़ दिया हमें नहीं पता वो कैसा था, लेकिन वो देखो जिन्होंने कर लिया और वो किसी मुकाम पे पहुंचे हो। क्लियर है इंशाल्लाह। नेक्स्ट। और ना ही ओबीयू की वजह से टेंशन लो कि ओबीयू खत्म हो जाएगी। ओबीयू खत्म हो रही है, आप लोग ओबीयू इंशाल्लाह तब तक ले लोगे, ठीक है। और ओबीयू खत्म हो रही है, एक नया प्रोग्राम आएगा जिससे बहुत बेहतर होगा। ज्वाइन कर लो, कौन सा करना है आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, चलो। लेकिन कभी क्या कहते हैं पेड़ वाले बड़ी मोटिवेट कुछ होता है नहीं बोल सकता। यार देखो, मैं दो बातें नहीं, दो बातें 3 दफा एक बंदा MA1 में फेल है, दैट्स द स्टेज यू कैन क्विट। आफ्टर फाउंडेशन डिप्लोमा एक बच्चा काफी दफा फेल हो जाता है स्किल्स में, 2-3 बार, यू कैन क्विट। क्यों? फाउंडेशन डिप्लोमा एक रूट तो तुम्हें मिल गया ना, तुम इसकी बेस पर किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, तुम्हारे 2-3 सेमेस्टर एग्जाम हो जाएंगे, बाहर निकलना है बाहर चले जाओ। बट व्हेन यू पास योर 1 or 2 एग्जाम ऑफ स्किल्स, नाउ यू हैव नो ऑप्शन ऑफ बैक। आप बैक स्टेप नहीं ले सकते, अब आपको आगे ही जाना। क्यों? बैक स्टेप लोगे वो मुश्किल है, नया स्टेप लोगे तो सिर्फ 3 पेपर है और आप बैचलर्स तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे स्टूडेंट है हैदर लोग, सबको पता है हैदर लोगों का, कौन नहीं जानता। इस बार दोनों पेपर देंगे, ठीक है, और बैचलर्स हो जाएगा। और कितनी देर में? 1.25 साल में, 1 year and 9 months। सर अली गिलानी पढ़ाने लगे, थोड़ा सा इसी से लेट हो गया। सर अली गिलानी को अभी 2.5 साल भी नहीं हुए हैं, इसी से स्टार्ट किए हुए, और अभी तक गाड़ी भी अपने पैसों से ले चुके हैं, अपने पास आईफोन से मोबाइल है, अपनी बहन की फीस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट डेडिकेशन है। इसमें लेकिन डेडिकेशन हो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट। नहीं तो पाँव में ही दर्द है बेटा, पाँव की दर्द से क्या? बैठ जाओ, आप लोग नहीं, कल को लगवा के आना फिर बैठाऊंगा इंशाल्लाह। इसके भी 2 ही रहते हैं हसन के। तलहा का ये 2 देगा इस बार, फिर उसका टैक्स रह जाए इस बार, क्योंकि तलहा ने 1 दिया था। ओके बच्चों इधर देखो, ये आगे बात आपको समझ आ गई? ओके नेक्स्ट। के ही हमारा खत्म हो गया और हमने डीवीएम मॉडल कंप्लीट कर लिया। अब आज के ही कंप्लीट करना है, लेकिन अब हम लोग जो अगला मेथड पढ़ने लगे हैं, दैट इज कैपम। दैट इज ओके। सर डीवीएम में ऐसा क्या मसला था कि डीवीएम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो हम लोगों ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज द कैपम। तो जो देखो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है ना, वो एक कंपनी को वैल्यू करता है डिविडेंड देने की बेस। तो इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, क्या उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती? क्या उनके शेयर फ्री में बिकते हैं? नहीं। इसका मतलब है ये इसके कुछ फ्लॉज है। क्लियर है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अब हम आते हैं कैपम में। क्या? ये देखो, छोड़ दो, बैठ जाओ तीनों भी, मोबाइल नहीं यूज करना। लिबास से मोबाइल इसका बाहर निकले तो क्लास से बाहर। कैपम रिजल्ट भी आने वाला है बच्चों, किस किसका आ रहा है रिजल्ट? लिबास। कैपम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसकी ना थ्योरी बहुत लंबी है, क्या? लेकिन इसकी कैलकुलेशन डिविडेंड वैल्यूएशन से बहुत छोटी है। अगर तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आया तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 3 नंबर की। कितने नंबर की?
के आपको 3 नंबर का आएगा, अगर ये आया तो के आपको 1.5 या 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? और से सुनो बच्चों, हाफिज के पास ना कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आया, आप लोगों ने इस बात पर फोकस नहीं करना कि कहाँ से आया, आ गया, क्योंकि आप सबको पता है कहाँ से आया होगा, ठीक है। इसके बाद कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आया, ये मेरे पास ऐसे का सर आप मुझे कोई ऑप्शन बताएं कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही इसने मुझे कहा सर देखें, ये मेरी हक हलाल की कमाई है, खून पसीने की, तो मैं इसको ना ऐसे जो है ना वेस्ट नहीं कर सकता, मैं इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता, तो आप मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताएं जिसमें रिस्क ना हो, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा? हाफिज। मैंने कहा हाफिज तुम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते? इसने कहा सर वो क्यों? मैंने कहा भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ना रिस्क नहीं होता। इस जगह वो कैसे? मैंने कहा भाई गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास कभी पैसा खत्म है नहीं हो सकता। कैसे? हो गया खत्म, पाकिस्तान लेट्स डिफॉल्ट कर जाता है, क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, हर चीज डबल दामों मिलेगी, लेकिन फिर इकोनॉमीज क्या हो जाएंगी? स्टेबल, जब पैसा इकट्ठा हो जाए। इसका मतलब क्या है? इन द एंड इकोनॉमी में कभी भी पैसा खत्म नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर इनको क्या बोलते हैं? यूके के अंदर इनको बोलते हैं गिल्ड्स। क्या बोलते हैं? 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 क्या बोलते हैं ऊंची आवाज में? गिल्ड्स। पाकिस्तान के अंदर और यूएसए के अंदर इनको बोलते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। क्या बोलते हैं? इनके अंदर आपको रिस्क नहीं होता, रिस्क नहीं होता तो रिटर्न भी क्या होता है? कम। नो रिस्क नो रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। पढ़ा था ना? आपको मिलता है आरएफ। क्या? आरएफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। ओके। साथ ही उकाशा मेरे पास आया, उकाशा ने कहा सर मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसा है। हमें पता है उकाशा शरीफ सा बच्चा, इसके पास पैसा अच्छे वाले ही होगा। मैंने कहा उकाशा, तो उकाशा ने कहा सर मेरे फादर है, मतलब उन्होंने मतलब मुझे बिजनेस वगैरह के लिए कुछ पैसे दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको कहीं ना इन्वेस्ट कर दूं। मैंने कहा उकाशा, उकाशा की नेचर जो है ना वो थोड़ी रिस्क टेकर है। उकाशा रिस्क लेना पसंद करता है, ऐसे तो ये बहुत कुछ लेना पसंद करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ बात रिस्क की हो रही है। मैंने कहा उकाशा तुम रिस्क टेकर हो? इसने कहा सर मैं तो ना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। किसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। मैंने कहा अच्छा होगा अच्छा। इसने कहा जी सर। मैंने कहा कर दो। इसने कहा सर कितना मिलेगा? मैंने कहा बेटा आपको आरएफ मिलेगा। इसने कहा सर कोई खुदा का खौफ करे, आरएफ ही अगर मुझे लेना था तो मैं रिस्क क्यों ले रहा हूँ? एक रिस्क भी लूं और ऊपर से मुझे मिले भी क्या? आरएफ। मैंने कहा बेटा और तुम्हें क्या चाहिए? इसने कहा सर मुझे इस रिस्क की कंपनसेशन भी चाहिए, आई नीड द कंपनसेशन फॉर दिस रिस्क दैट आई एम फेसिंग। मैंने कहा ओके, तो तुम्हें रिस्क की कंपनसेशन मिल जाएगी, तुम्हें सिर्फ आरएफ नहीं देंगे, हम तुम्हें एक और चीज भी देंगे। देखा सर वो क्या? हम तुम्हें आरएफ देंगे, रिस्क फ्री रिटर्न। जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपको रिटर्न देती है ना, वो पता कैसे निकालते हैं? आरएफ प्लस। क्यों? आरएफ तो देना ही देना है, आरएफ से ऊपर देंगे तो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे रिस्क बियर करने पे, वरना लोग तो सारे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। इनका रिटर्न अच्छा खासा आया होता है गवर्नमेंट बॉन्ड से, इसी वजह से ये लोग थोड़ा कम इनकी तरफ जाते हैं। बट वो जाते हैं जो रिस्क टेकर है, वो नहीं जाते जो रिस्क अवर्स है, या जिनके पास मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई का। क्लियर है बच्चों? वो नहीं जाते। पसीना तो समझ गए ना, वो पहली दफा ही था बस। ओके बच्चों, आर क्लियर है बच्चों? प्लस बीटा। क्या सर? व्हाट इज द बीटा? बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क। तो पहले मैं आपको सिस्टमैटिक रिस्क बताता हूँ क्या होता है, उसके बाद देखो जरा, इधर देखो जरा बच्चों,
रिस्क दो तरह के हैं, एक अनसिस्टेमेटिक और एक, गौर से सुनना, फिर आप लोगों को बताता हूँ, 5 मिनट बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अनसिस्टेमेटिक रिस्क होता है जो इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, और सिस्टमैटिक रिस्क होता है पूरे सिस्टम का रिस्क, सिस्टम ही खराब है, जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो मसले हैं ना वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आजकल इन्फ्लेशन, क्या इसका इम्पैक्ट किसी इंडिविजुअल कंपनी पे है या पूरी इकोनॉमी पे है, पूरी इकोनॉमी पे है, तो ये कौन सा रिस्क है जी, तो ये कौन सा रिस्क हुआ, सिस्टमैटिक रिस्क हुआ ना। एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहे हैं, सब पे फर्क पड़ रहा है, इस आप पे जरा थोड़ा कम पड़ रहा है क्योंकि आपकी फीस थोड़ी कम है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर की मिलियन बिलियंस में ट्रांजैक्शन है, उन पे थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है सब पे, ये कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को ना आप खत्म नहीं कर सकते, क्यों नहीं खत्म कर सकते, ये हमेशा मौजूद रहेगा, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही खराब है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो आजकल पाकिस्तान को रिस्क फेस करना पड़ रहा है, वो एक बिजनेस को नहीं है, वो होल इकोनॉमी पूरे सिस्टम को है ये रिस्क, दैट इज व्हाट, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। कर लोगे आप लोग, इसका मतलब क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से। जैसा कि मैंने पीएसओ के शेयर खरीदे, पीएसओ का प्लांट एंड मशीनरी बंद हो गया, क्या इसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, क्या पूरी इकोनॉमी फिर हिट हो रही है, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से जो रिस्क होता है, इसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। पूरा सिस्टम खराब नहीं है, उस कंपनी के इंटरनल मैटर्स खराब है, नेस्ले का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स छोड़ के चले गए नेस्ले को, क्या पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, नेस्ले पे फर्क पड़ रहा है ना भाई, तो ये कौन सा रिस्क हुआ, अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को कैपम लिफ्ट ही नहीं करवाता, कैपम कहता है मेरे लिहाज से अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, जीरो, क्या, नो अनसिस्टमैटिक रिस्क। मैंने कहा वो क्यों, उसने कहा लिखा सर इन्वेस्टर सारे रैशनल हैं, इन्वेस्टर सारे क्या है, रैशनल मतलब पढ़े लिखे समझ बूझ वाले, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अगर वो, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंची खत्म हो जाएगा। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, मेरी सिस्टर के पास इतने करोड़ का पोर्टफोलियो है, अभी तो उसने खत्म कर दिया बिकॉज मुल्क के हालात ही सही नहीं है, पहले उसके पास 3-4 करोड़ का ना पोर्टफोलियो था। पोर्टफोलियो क्या होता है, मल्टीपल सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उनको कंबाइन कर लो तो डेट इज पोर्टफोलियो। मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने जियो न्यूज में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने आयरन इंडस्ट्री में, स्टील मिल्स में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने सीमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। अगर एक ही हालात खराब होंगे तो दूसरे के सही होंगे, तो नेट ऑफ हो जाएगा इफेक्ट, तो मुझे कोई रिस्क फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बंदा बेचारा, उसने सारे रिस्क की सारे शेयर उसके पास किसके थे, सीमेंट के, नियाले जी थी, ये शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई थी, 5 बजे ऑर्डर है, 5:01 पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, 52 का शेयर 7 पे आ गया था। क्यों, शहबाज शरीफ लोगों से डायरेक्टली लिंक करते हैं ये आयरन मिल्स के, स्टील के और सीमेंट इंडस्ट्रीज के शेयर्स। पेपर में सवाल आता है कौन सा रिस्क खत्म किया जा सकता है, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक पूरे सिस्टम का रिस्क है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये जो बीटा है ये कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क तो आप अज्यूम ही नहीं करते। बीटा क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा हमेशा क्या होता है, 1, क्या, पेपर में सवाल आता है बीटा का कोई साइन नहीं होता, बीटा कोई साइन नहीं होता, पेपर में सवाल आता है बीटा कितना होता है, बीटा होता है हमेशा 1, मार्केट का बीटा कितना है 1। आप अपने कंपनी के बीटा को मार्केट के बीटा के साथ कंपेयर करते हो, किसके साथ कंपेयर करते हो, ये देखो आपकी कंपनी को फेस, आपका बीटा 1.5, मार्केट का बीटा क्या है 1, तो आपका बिजनेस ज्यादा
रिस्की है मार्केट से। मार्केट का बीटा कितना है 1, आपका बीटा कितना है 0.7। आपका बिजनेस समझ लगी आप लोगों को? आपका बिजनेस क्या है? अभी मैंने ओन की, लेस रिस्क। कर लोगे आप लोग? तो यहां आपने किसको अज्यूम किया है? बीटा को। तो मुझे बच्चों दो चीजों की कंपनसेशन चाहिए, किसकी? आरएफ की भी और बीटा की भी। आरएफ की भी और आरएफ की भी और आरएफ की भी और बीटा की। कर लोगे? अब बच्चों क्या पूरी मार्केट का रिस्क आपको ही फेस करना पड़ रहा है? आपको मुझे आरएफ चाहिए प्लस बीटा चाहिए। बीटा तो किसका रिस्क है? पूरी मार्केट का। आपको यहाँ तो पूरी मार्केट से कम रिस्क फेस करना पड़ रहा है, यहाँ क्या ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ रहा है। और याद रखना मार्केट का रिस्क हमेशा मैक्सिमम होता है। क्या होता है? आपको हमेशा ज्यादातर सिचुएशन में कम ही रिस्क फेस करना पड़ता है। कई दफा ऐसा होता है कि आपको पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ जाए। मार्केट का मतलब इंडस्ट्री, वैसे कंपनी। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हाँ, आपको पूरा बीटा नहीं मिलेगा, आपको बीटा हम एडजस्ट करके देंगे। क्या? उतना बीटा आपको देंगे जितना आपको फेस करना पड़ रहा है। सर वो कैसे एडजस्ट करेंगे? बीटा आरएम माइनस आरएफ, रिटर्न ऑन मार्केट। क्या? आरएफ रिस्क फ्री रेट। तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? आरएम माइनस आरएफ को क्या बोलते हैं? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। ऑनलाइन वालों आपको समझ आया है? अच्छा ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम है क्या? ये देखो, प्रीमियम का क्या मतलब है? वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आने से मिल रहा है, और वो हमेशा आरएस से क्या होगा? ज्यादा। आरएफ हम कितना छोड़ के आए? 4। यहां पहुंचे कितना रिटर्न था? 7। तो इसका मतलब इक्विटी रिस्क कितना है? इक्विटी रिस्क का कितना प्रीमियम दे रही है? 3। आप कितना छोड़ के आए? 4। मार्केट में कितना रिटर्न ऑन मार्केट? 7। तो डिफरेंस कितना है? 3 का। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में नहीं आते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहते हैं, तो आपको कितना मिलेगा? 4%। आप उसको छोड़ के आए और कहा? इक्विटी मार्केट के अंदर, और वहां आपको 3% क्या मिलेगा? प्रीमियम। तो ये किस चीज का प्रीमियम है? रिस्क फेस करने का प्रीमियम। इक्विटी रिस्क प्रीमियम, आरएम माइनस आरएफ। बीटा को हमने इसके साथ क्या करवा देना है? मल्टी। अब क्वेश्चन आएगा जब आपके पास, क्या होगा? यहाँ तो उसने रिटर्न ऑन मार्केट गिवन दिया होता है। क्या दिया होता है? तो पहले उसमें से आरएफ माइनस करो, इक्विटी रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करो बीटा से, और आरएफ के अंदर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो क्या आ जाएगी? के ही आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम उसने वैसे ही दिया होता है। थोड़ा लिखो क्वेश्चन। रिस्क फ्री रेट है 4%। बीटा है 1.2। इसका कोई साइन नहीं होता, ये याद रखना। इक्विटी रिस्क प्रीमियम है 2%।
कैलकुलेट द के निकालो, जल्दी करो। सर जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे, स्क्रॉल, बस ओके। अब तू ऊपर भी करना तूने शुरू कर दिया तेरा ये को। तो आंसर कितना आया? 6 पॉइंट। मैं कहता हूँ इसको करना बहुत ही आसान। इसके साथ सारे ऐसे होते हैं। पता है कैसे आया? 4% के नहीं आया। करो। है जरा आगे। एक ही भाई तो बता रहा हूँ, आरएफ था मार्केट का रेट। किस मार्केट का? गवर्नमेंट मार्केट का रिस्क फ्री रेट आरएफ। जब तुम उसको छोड़ के इक्विटी मार्केट के अंदर आए तो यहाँ तुम्हें रिटर्न मिल रहा था 7%। इसका मतलब है तो कितना प्रीमियम मिल रहा था? 3%। किस चीज का प्रीमियम था ये? रिस्क फेस करने का प्रीमियम। समझ लग गई? तो तुम्हें 1.2 बीटा चल रहा है, क्लियर है बच्चों? तो तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 3 के साथ, क्योंकि 3 तो तुम्हें प्रीमियम मिल रहा है। ये कितना हो गया? 3.6। उसके अंदर आरएफ ऐड करना। ये लो, ये रोजे हैं। या अल्लाह इन सबको गारत कर, साथ मुझे भी। हाँ तो बेटा मुझे बताना है फीस मुझे देनी है या अली हमजा के अकाउंट में जाएगी? इंशाल्लाह। कहते इंशाल्लाह। जी बेटा, तो तुम गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो तुम मार्केट में क्यों जाओगे? अच्छा प्रीमियम भी कभी कम हुआ है? कभी कम नहीं होता प्रीमियम। वर्ड किसका लगा है प्रीमियम? जाहिल। क्या? जी बेटा। हम्म। इनको थोड़ा सा डराना बनता है। मैं बता भी रहा हूँ प्रीमियम 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 कभी हो सकता है बेसिक से कम? नहीं ना। बेसिक तो मिलना है प्लस प्रीमियम मिलना है ना। ये देखो जरा कैसे निकला। के ही होता है आर एफ। कितना था? 4% प्लस बीटा कितना है? 1.2। आर एम माइनस आर एफ को बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, और मैंने डायरेक्टली आपको इक्विटी रिस्क प्रीमियम ही दिया हुआ था। चलो बच्चों, आप लोगों को भी क्या याद करोगे? चलो 1 मिनट में बगैर कैलकुलेशन किए मुझे जरा जल्दी से बता आर एम कितना है। कॉन्सेप्ट समझ आया होगा? आवाज ना है किसी की। कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो सब बच्चे आर एम भी बता देंगे, वरना कोई भी नहीं बता पाएगा। आवाज है तुम्हारी, मुझे पता है तुम्हें चुल मच रही है।
कैलकुलेशन नहीं करनी थी, उसके बगैर बताना। 6%, फिर भी इसने कैलकुलेशन करके बताया, वरना अंधा बंदे को भी पता लग सकता है कि भाई प्रीमियम मार्केट में जाने से तुम्हें 2% ज्यादा मिल रहा है, तो आरएफ अगर 4 है तो 2 ज्यादा अच्छे, आरएफ कितना अच्छे, अगर आरएफ दिया होता तो आरएफ माइनस करते आंसर फिर भी 2% ही आना था। यार ये बंदा ना दिन को मुझे चैन लेने देता है ना रात को। नेक्स्ट, सॉरी, जितना बताना था बता दिया मैंने आप लोगों को, अब इससे ज्यादा नहीं। बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर है? तो दिस इज रिस्क प्रीमियम कितना मिल रहा है? 2%, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में। और 4% तो आपको तब भी मिल रहा था जब आप कहाँ नहीं जा रहे थे? मार्केट में, आप जब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब आरएम कितना हुआ? 6%। मार्केट आपको 6% दे रही है, 2% प्रीमियम मिल रहा है ना। क्लियर है? अगली एक और एग्जांपल लिखें। आरएफ है 3.5%, बीटा है 0.75, आरएम है 7.5%, कैलकुलेट ए। बड़ी खुशनुमा है, आवाज है तुम्हारी। क्यों नहीं? हर कौन तुम्हारा क्या लगता है वो? नहीं सॉरी, उसके साथ जो भी रहता है ना वो ऑफिस जैसा हो जाता है। होना है, देख ले तुम ऑफिस कितनी। अलीबासित, अगर तुम्हारा नाक चढ़ाने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो दूसरों की बातों पे, तो प्लीज आप मुझे क्वेश्चन का आंसर चेक करवा दें। तो उसके ऊपर छोड़ चढ़ा सकते, वो तो कह रहा है। ओह, ही इज नॉट एबल। बेटा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट में कह रहा है कि हाफिज होके पता लगे मीडिया में पट्टी चल जाए। तो तुम्हें कैसे पता? खानों का सबका ही तुम्हें पता है? शाबाश, ओके बच्चों, ऑनलाइन वालों अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। क्या हुआ? फिर नहीं हुआ? यस, 5, 5 के आगे क्या? पीछे क्या है फिर? इसके पीछे देखो। नहीं ये तो आगे हो गया ना, पीछे भी तो कुछ होगा। 0.5, 6.5 है बस। 3 पता नहीं कहाँ से ला दिया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। सर जी 0.065 मल्टीप्लाई बाय 100 6.5। ओके अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, तुम क्लास में आया ही ना करो, पहले इस दफा रिजल्ट तो आने दो, पता लग जाएगा तुम कितने पानी में हो। और अगली दफा तुम याद रखना, पेपर करवाने तुम यहाँ मत आना, टेक्स्ट का तो खास तौर पे। पेपर रिपीट नहीं ना होगा, जब फेल हो गए तुम्हें पता लग जाएगा, मजा आ जाएगा। सर जी किसको निकलो तुम, इसको भी निकाल लो, निकाल लो इसे।
आ गया बेटा ना, कोई यहाँ पे मटेरियल नहीं। एग्जाम नो मटेरियल इज